स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है सर्किट, एसी सर्किट, जो हम पिछले वीडियो लेक्चर से इसको चला रहे हैं। 3 प्रकार के सर्किट हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, दूसरा जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो, और तीसरा जब परिपथ में केवल धारित्व हो या संधारित्र हो। आज इसी क्रम में हम चौथा सर्किट पढ़ रहे हैं, जिसमें जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध जुड़े हों, और वो किस क्रम में हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, इन सीरीज। तो ये सर्किट डायग्राम इस प्रकार से बना। कोई एसी स्रोत है हमारे पास, सोर्स है, जिसका ईएमएफ इंस्टेंटेनियस इस प्रकार से दे रहे हैं, E = E0 sin ओमेगा t। इससे जुड़ा हुआ एक L प्रेरकत्व वाला कुंडली हमने लगाई है तथा R प्रतिरोध वाला एक प्रतिरोध लगाया है श्रेणी क्रम में इस स्रोत के साथ। माना किसी समय, क्योंकि एक चीज़ देखिए, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों से बहने वाली धारा क्या होगी, समान होगी। श्रेणी क्रम में क्या होती है, सर्किट में धारा समान होती है, तो दोनों एलिमेंट से जो है हमारी धारा समान बह रही है। माना किसी समय, किसी क्षण पे जो है सर्किट में बहने वाली करंट क्या है, I है फॉर एग्जांपल, और उस समय जो है VL और VR क्या है, क्रमशः L और R के सिरों पर उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस इस प्रकार से हैं। तब हम ओम के नियम से क्या लिखेंगे कि VR = V = IR, I × R, और दूसरा VL, L के सिरों पर VL = I × XL। इसका प्रतिरोध कितना होता है, XL होता है, L नहीं होगा, क्या होगा, XL। XL = ओमेगा L, जहाँ XL क्या है, ओमेगा L है, प्रेरणिक प्रतिघात। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आई किसी क्षण के लिए, इस प्रकार से आई, जहाँ I क्या है, I = I0 sin ओमेगा t, या I क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इस प्रकार से आया। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे थ्योरी ये है कि आपको पता है, अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें तो जो ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध में धारा और ये विभवांतर जो VR है, इस प्रतिरोध में धारा I और विभवांतर समान कला में होता है, एक ही कला में होते हैं ये दोनों, ये आपको पहले पता है। जबकि प्रेरकत्व L में विभवांतर VL और धारा क्या होती है, भिन्न भिन्न कलाओं में होती है। धारा जो है विभवांतर से 90 डिग्री पीछे होता है, या विभवांतर VL जो है धारा से 90 डिग्री आगे होता है। ये इसकी थ्योरी थी जो हम कल अलग अलग के रूप में पढ़ चुके हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या करना है, इसका फेजर डायग्राम बनाना है। एक और चीज़, अगर यहाँ पे कोई R1 होता, ये R2 होता सपोज, और यहाँ पे ये DC होता कोई सर्किट, बैटरी E क्या होती है, DC होता, AC ना होके, तब वो E जो है VL + VR हो जाता सिंपल। DC वाले केस में क्या होता, सिंपल E = VR + VL, इस प्रकार से बढ़ जाता हो। क्योंकि ये AC और इसमें फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस होने के कारण जो है VL और VR का योग इसके योग के बराबर नहीं आता है। तो फेजर डायग्राम इसका बनाएंगे नेक्स्ट। फेजर डायग्राम कैसे बनना है वो ध्यान से देखिए आप, उसी पे हमारी कैलकुलेशन बेस्ड होती है। इस प्रकार से फेजर डायग्राम के लिए 2 हम एक्सिस लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन, इस प्रकार से लेते हैं। और अब अगर हम कहें ये किसी क्षण करंट दिखा रहा है I फॉर एग्जांपल, ये क्या दिखा रहा है, किसी समय करंट I, क्योंकि इन दोनों में करंट क्या है, सेम है, तो इसलिए करंट हमने एक दिखा दिया कि I है। अब VL VR दिखाने हैं, VR और I, करंट और ये वोल्टेज R के सिरों का वोल्टेज, दोनों क्या होता है, समान कला में होता है। प्रतिरोध में आपको पता है, शुद्ध प्रतिरोध में धारा और विभवांतर समान कला में होते हैं। तो इस प्रकार से हमने कहा फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या है, VR, क्लियर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, VR हो गया। नेक्स्ट इसके पास है ये VL, शुद्ध प्रेरकत्व के सिरों पर धारा जो है क्या होती है, विभवांतर से कला में 90 पीछे, या विभवांतर धारा से कला में 90 अग्रगामी, 90 डिग्री कला में अग्रगामी होगा। तो ये है, ये समकोणिक एक्सिस लेते हैं हम, लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो 90 ये है, I यहाँ है, तो VR कहीं, सॉरी VL कहीं यहाँ होगा, ये VL हो गया, 90 डिग्री आगे हो गया कला में, आगे 90 डिग्री
ये 90 आ गया, 90 डिग्री कला में आ गई ये दोनों। ये हमारा क्या हो गया, फेजर डायग्राम हो गया, जिसमें हमने VL, VR और I के मान दिखा दिए, 3 तात्कालिक मान इस प्रकार से दिखाए। R की वैल्यू हमको दी होगी, XL इक्वल टू ओमेगा L होता है, वो भी दिया है, L दिया है तो ओमेगा L भी वहाँ से निकल जाएगा। ये फेजर डायग्राम इस प्रकार से दिखाया है। इस डायग्राम में हम देखेंगे, अब परिणामी की बात करते हैं, इनके रिजल्टेंट VR और VL, क्योंकि हमने वेक्टर के जैसे इसको दिखाया है, तो परिणामी हम सपोज कहें क्या है, किसी क्षण इस प्रकार से है, ये VL और VR का परिणामी किसी क्षण पे क्या है, सपोज E है, इस प्रकार से इसको लंबा डाल देंगे, ये O, ये क्या हो गया E, ये E हो गया, ये कोण माना फाई है। किसी क्षण जो इनका रिजल्टेंट है E, वो जो है करंट से जो है कला में फाई कोण आगे है, या करंट और इनके रिजल्टेंट के बीच कलांतर कितना हो गया, फाई हो गया माना, ये फाई हो गया रिजल्टेंट। इस प्रकार से अप्लाइड EMF इस रूम, इसलिए हमने डायरेक्ट कहा था कि E इज़ नॉट इक्वल टू ये प्लस में नहीं होता है, क्योंकि वो AC है तो फेज डिफरेंस वहाँ पे उत्पन्न होना है। तो यहाँ से देखिए, इस सर्किट डायग्राम से आप क्या करेंगे, OE, इसको चाहे ABCD लिख दो आप, OA B, ये C जो है वेक्टर E, वेक्टर के रूप में दिखा रहे हैं। फेजर डायग्राम कुछ नहीं है, विभवांतर और करंट को हम वेक्टर के रूप में दिखा रहे हैं, जबकि वो वेक्टर नहीं है, बस उसको हमने फेजर डायग्राम कहा। विद कला कोण फेज एंगल के साथ अगर दिखा रहे हैं तो इस प्रकार से। तब ट्राइंगल में देखो, समकोण त्रिभुज है, ट्राइंगल जो है OBA से, समकोण त्रिभुज से जो है हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, E स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, और ये क्या है, VL है, इतना यहाँ से यहाँ क्या है, VL है, और इतना क्या है, VR, ये क्या दिखा रहा है, VR, VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे, E स्क्वायर इक्वल टू VL बराबर ये I स्क्वायर आ गया कॉमन, XL स्क्वायर प्लस I स्क्वायर यहाँ से भी आया R स्क्वायर, इस प्रकार से। E इक्वल टू XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L, या ना भी रखें, अंडर रूट कर दें इसका, I स्क्वायर I अंडर रूट XL प्लस R का स्क्वायर, इसलिए I इज इक्वल टू E अपॉन अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। E की इक्वेशन हमारे पास ये थी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इन दो इक्वेशन को यूज करके हम यहाँ पे आए। किसी क्षण जो है करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू E अपॉन अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओम के नियम से तुलना करने पर यहाँ पे छोटी सी थ्योरी आपको इसमें ध्यान रखनी है कि फेज डायग्राम बनाते हुए कि R और I के बीच क्या होता है, सेम फेज में होते हैं, जबकि जो है L जो है या इसके सिरों के बीच विभवांतर, इसमें बहने वाली धारा I से जो है कला में 90 आगे होता है, तब आपका ये डेरिवेशन इस प्रकार से आसानी से हो जाएगा। तो मेन है फेजर डायग्राम आपको दिमाग में रखना है। ओम के नियम से तुलना करेंगे, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V अपॉन R, तो V अपॉन R यहाँ देख रहे होंगे I है, ये V के इक्वल हो गया, ये R, तो ये क्या है, प्रतिरोध के तुल्य है। XL अंडर रूट XL प्लस R स्क्वायर क्या है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध, अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर क्या है, परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध। ओम के नियम से तुलना करेंगे तो ये प्रतिरोध के तुल्य, इसकी विमाएं प्रतिरोध की विमाओं के समान होती हैं, तुल्य प्रतिरोध है, ये हमारा निष्कर्ष निकला। और इस प्रभावी प्रतिरोध को क्या बोलते हैं हम, इम्पीडेंस या प्रतिबाधा। यह प्रतिबाधा इम्पीडेंस
प्रतिबाधा Z से दिखाते हैं कहलाता है। ये इम्पिडेंस हो गया, सर्किट का इम्पिडेंस, यानी कुल जो है सर्किट में कुल प्रतिरोध कितने कितने प्रकार के कुल धारा के मार्ग में वो बैरियर्स लग रहे हैं, तो वो ये है इम्पिडेंस। इसलिए इम्पिडेंस Z इज इक्वल टू, ये प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू होता है √XL² प्लस R² इस वाले सर्किट के लिए, और इसी के लिए √XL बराबर ω/L का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये प्रतिबाधा का समीकरण है। इस पे छोटे से क्वेश्चंस आ सकते हैं न्यूमेरिकल। Z इज इक्वल टू √R² प्लस ω/L का होल स्क्वायर। क्वांटिटी Z को इम्पिडेंस कहते हैं क्योंकि फ्लो ऑफ AC करंट को क्या करती है, इम्पीड करती है, कम करती है, बाधा पहुंचाती है उसके मार्ग में। दूसरा, अगर इसमें एंगल निकालें हम, फेज एंगल, ये आप नोट कर लें प्लीज। एक तो हमको करंट I निकालना था, दूसरा हमको कुल परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या है जिसको इम्पिडेंस कहलाता है। ये कुल प्रभावी प्रतिरोध क्या है AC सर्किट में L और R लगने से, क्योंकि जो है AC के लिए L भी क्या करता है, बाधा पहुंचाता है। DC के लिए तो L कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन AC में पहुंचाता है, इसलिए उसको Z कहा गया इम्पिडेंस। ये आप नोट कर लें। फिर आगे चलते हैं, एक क्वान्टिटी और निकालनी है। DC में ये फेज वाला जो है, क्योंकि DC में कोई DC अस्थायी करंट है तो उसमें कोई फेज या कलांतर वाली बात नहीं आती, क्योंकि दोलन नहीं हो रही। इसमें जो है दोलन हो रहा है, आपका आवर्ती मोशन है वो, या आवर्ती तरंगें हैं, तो इसलिए जो है उसमें फेज की बात आती है। इसलिए यहाँ पे प्रतिबाधा वगैरह अलग टर्म्स आते हैं। DC के लिए हम सिर्फ प्रतिरोध को डिफाइन करते हैं। दूसरा, परिणामी प्रतिरोध निकाल दिया हमने परिपथ का, जिसको इम्पिडेंस कहा Z। धारा का मान निकाल दिया I इज इक्वल टू E/√R² प्लस XL²। अब हमको निकालना है ये कोण, कि जो ये हमारा रिजल्टेंट E था EMF, वो जो है करंट से कितने जो है फेज एंगल पे है। कि LR सर्किट में द अप्लाइड EMF जो है करंट को क्या कर रहे हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि LR सर्किट में जो EMF है वो करंट से क्या है, आगे है, कला में करंट से आगे होना, क्योंकि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें करंट और वोल्टेज तो सेम कला में है। यहाँ पे आप जानते हैं कि 90 का कोण होता है। कितने का होता है, वोल्टेज करंट से 90 जो है आगे होता है यहाँ पे। अब क्योंकि दोनों का इफेक्टिव प्रभाव ये हो गया कि वोल्टेज जो है कला में करंट से आगे तो होगा, लेकिन 90 से कम है, इस प्रकार से। तो उसको ऐसे निकाल रहे हैं हम। यहाँ पे वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, कि करंट लैग्स बिहाइंड द EMF E बाई फेज एंगल फाई। तो फेज एंगल फाई की बात करें तो tan फाई निकालें यहाँ से त्रिभुज से। tan फाई इज इक्वल टू लंब बटे आधार, ये अपॉन ये, वो हो गया VL अपॉन VR। ये हमारा tan फाई आ गया। VL इज इक्वल टू, फिर से यहाँ से निकालिए, I इंटू XL अपॉन I इंटू R। I से I कैंसिल, XL अपॉन R, XL की ω/L अपॉन R। ये इस प्रकार से तीसरी क्वेश्चन ये चीज़ आ गई। 3 टर्म्स हमने निकाले, I निकाला, Z निकाला, और ये फेज एंगल निकाला। फेज एंगल फाई इक्वल टू tan इनवर्स ω/L अपॉन R, इस प्रकार से निकल आएगा। अगर यहाँ पे देखिए L बराबर 0 हो जाए, ये ना सर्किट में ये है ही नहीं, L बराबर 0 हो गया, केवल प्रतिरोध है। L 0 होने से tan फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, और tan फाई 0 हो जाएगा तो फाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात जो है दोनों समान कला में होंगे। वोल्टेज और करंट जो है प्रतिरोध के सिरों पे हमेशा क्या होते हैं, समान कला में होती है, ये आपको पहले से पता है। अगर जो है R शून्य हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि शुद्ध प्रेरणिक है, प्रतिरोध 0 हो गया, R शून्य हो गया, तब जो है tan फाई का मान क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो फाई क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। तो शुद्ध प्रेरकत्व वाले में आपको पता है EMF क्या होता है, करंट से 90 कला में आगे होता है, तो वो निकल आएगा इस प्रकार से। ये था हमारे पास चौथे नंबर का सर्किट। इसके बाद आगे हम करते हैं 5वें टाइप का सर्किट। नेक्स्ट देखिए 5वां सर्किट कैसे करना है। मिटा दिया, जल्दी जल्दी कर देंगे इसको थ्योरी से। जब परिपथ में केवल परिपथ में केवल क्या हो, C और R हो, कैपेसिटेंस। जब परिपथ में केवल धारिता तथा प्रतिरोध R हो, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो फिर से ये कोई AC सर्किट है।
टेढ़ा बन गया, ये सी है, ये सी है इसकी धारिता, ये आर है, ये ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस प्रकार से हमारे पास सर्किट है। इसके सिरों के बीच वोल्टेज फिर से क्या है, वी सी। इसके सिरों के बीच माना वोल्टेज वी आर है, किसी समय टी पर वोल्टेज इसके सिरों के बीच वी आर, यहाँ पे वी सी है। किसी क्षण जो है सर्किट में बहने वाली करंट क्या है, आई है। इस प्रकार से करंट आई है, तो सी और आर फिर से ओम के नियम से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी सी इज इक्वल टू आई इंटू आर। वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी। इसका प्रतिरोध कितना होता है, एक्स सी होता है, प्रतिघात कहलाता है। और वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये समीकरण 1 और 2 ऐसी आएंगी। फिर से दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ध्यान रखना है। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो करंट क्या होगा, सेम करंट होगा। वही आई यहाँ से होगा, वही आई करंट इसमें होगा। वोल्टेज उनके सिरों के बीच अलग अलग हो जाएंगे, वी आर और वी सी, उस प्रकार से। और उनकी वैल्यू ऐसे देंगे। एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, धारितीय प्रतिघात। एक्स सी 1/ओमेगा सी हो जाता है, ये हमको पता है। अब फिर से वही लगेगा इसमें छोटी सी थ्योरी फेजर डायग्राम बनाने में, क्योंकि आर के सिरों पर वोल्टेज वी आर और करंट आई दोनों समान कला में होंगे, जबकि धारिता सी के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज वी सी जो है करंट आई से कला में 90 पीछे होता है। यहाँ पे क्या होता है, करंट 90 आगे होता है, वोल्टेज क्या होता है 90 डिग्री पीछे होता है। तो फिर से अगर इसका वो बनाना है फेजर डायग्राम, इस प्रकार से बन जाएगा। ये आई है, ये 0 है, और आर यहीं क्या होगा, वी आर। आई और आर तो दोनों समान कला में है। प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज वी आर और आई दोनों समान कला में होते हैं। वी सी, ये वोल्टेज इसमें बहने वाली धारा आई से कला में क्या होता है, 90 पीछे होता है। कैपेसिटर के सिरों पर जो वोल्टेज होता है वो कला में 90 पीछे हो गया, वी सी। ये वी सी यहाँ हो गया 90 पीछे, 90 डिग्री, ठीक। ये पीछे को हो गया कला में 90 पीछे। इन दोनों का परिणामी हमने क्या कहा, किसी क्षण माना क्या है, ई है। सपोज इस प्रकार से है, तो ये ई है। फिर से सर्किट ओ ए बी सी से आप अगर बनाएं, वही समकोण त्रिभुज बन रहा है फिर से। तो इस केस में जो हमारा ईएमएफ है ई, वो जो है बहने वाली धारा से या रिजल्टेंट जो करंट है उससे क्या है, कला में फाई कोण पीछे है। यहाँ पे कला में क्या हो जाएगा, पीछे होगा, क्योंकि वीसी का वोल्टेज 90 पीछे, तो कुल वोल्टेज जो है फाई पीछे हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ये हमारे सर्किट डायग्राम या फेजर डायग्राम बना। फेजर आरेख इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान में रखना है। इसी से जो है हमारे सारे डेरिवेशन हो जाता है। फेजर आरेख जिसने सही बना लिया इन सवालों में, वहीं पे उसका जो है डेरिवेशन भी सही हो जाएगा, फेजर डायग्राम। अब यहाँ पे सर्किट में आप बनाइए फिर से वही कि त्रिभुज उसमें 90 का वो बन रहा है समकोण त्रिभुज, तो आधार धन कर्ण वाला पाइथागोरस प्रमेय से ई स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। ये वी सी है, ये क्या है, वी आर है। वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर ई स्क्वायर। ई बराबर हो जाएगा, या सीधा मैं लिख दूँ आई बराबर ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, जहाँ जो है एक्स सी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा सी। ये हमको पहले से पता है, धारितीय प्रतिघात। आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी। इक्वेशन तीसरा, जो हमने पहली चीज़ आई हमने फाइंड कर ली। अब जो है इसमें टोटल प्रतिरोध अप्लाइंग ओम्स लॉ या ओम के नियम से तुलना करने पर, फिर से समीकरण 3 की ओम के नियम से तुलना करने पर, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, लेख नहीं बनेगा। ओम के नियम से तुलना करेंगे तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो ये वी के तुल्य हो गए। ये क्या है, तो राशि अंडर रूट जो है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर परिपथ का इफेक्टिव प्रभावी प्रतिरोध है तथा
प्रतिबाधा कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाता है। प्रतिबाधा कैसे दिखाते हैं हम, जेड से, प्रतिबाधा कहलाता है। फिर से वही आएगा कि ये इफेक्टिव रेसिस्टेंस है सर्किट का कुल प्रतिरोध के तुल्य है, इसकी विमाएं ओम के बराबर होती हैं। तो इसलिए सी आर सर्किट में जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। सी आर सर्किट बोलते हैं इसको, सी आर। सी आर सर्किट में जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। एल आर सर्किट में जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ये हमें इस प्रकार से आसानी से याद हो जाएगा। एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी पुट करके वो भी आ जाएगा। फेजर डायग्राम क्या दिखा रहा है कि इसमें जो अप्लाइड ईएमएफ ई है वो जो है उसमें उत्पन्न होने वाले करंट से फाई एंगल जो है क्या है, पीछे है, पश्चिगामी है। तो फिर से तीसरी चीज़, तीन चीज़ निकालनी हमको। टेन फाई इज इक्वल टू लंबटे आधार वी सी अपॉन वी आर, वी सी इक्वल टू आई एक्स सी अपॉन आई आर, एक्स सी अपॉन आर 1/ओमेगा सी, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी अपॉन आर। इस प्रकार से इक्वेशन 5। इक्वेशन 3, 4, 5 ये हमको निकालना था, ये फाइंड कर लिया हमने कि करंट की वैल्यू निकाल दी है, कुल परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध कितना है वो निकाल दिया, और जो सर्किट में कुल लगा हुआ ईएमएफ और बहने वाली धारा के बीच कला कोण कितना है 5, वो भी हमने निकाल दिया। तो इस प्रकार से इस सर्किट की विवेचना भी पूरी हो गई है। हम चलते हैं नेक्स्ट जो है 6वें सर्किट की ओर। थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा नहीं तो। ये आप नोट कर लें प्लीज़, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब परिपथ में अभी एल आर वाला हमने कर दिया है, सी आर वाला भी कर दिया है, अब क्या बचा, एल सी। क्या बचा हमारे पास अब, एल सी। देखिए, जब परिपथ में केवल जो है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हो, जब परिपथ में केवल धारिता तथा प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो धारिता सी हो गया, प्रेरकत्व हम कहते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से हो गया, इसके सिरों के बीच वोल्टेज VC है, ये VL हो गया, ये L, कि L प्रेरकत्व वाली कुंडली और C धारिता वाला कैपेसिटर लगा है एक प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तब देखिए किसी क्षण सर्किट में बहने वाली धारा क्या होगी, I होगी, जो C और L दोनों में एक ही करंट बहेगा क्योंकि श्रेणी क्रम में है। इस प्रकार से हमारी इक्वेशन आ गई है। ओम का नियम लगाएंगे तो फिर से जो है क्या हो जाएगा, VC इक्वल टू I इंटू एक्स सी एंड VL इक्वल टू I इंटू एक्स एल। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये हर बार इक्वेशन बन जाएंगी। नेक्स्ट, अब आप इसमें थ्योरी में आइए। फिर से थ्योरी ये कहती है कि इस संधारित्र के फेजर डायग्राम की बात करा, इस संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर और इसमें बहने वाली धारा में 90 का फेज एंगल होता है। यहाँ पे विभवांतर जो है धारा से 90 कला में पीछे, यहाँ पे विभवांतर और धारा के बीच फिर से 90 का एंगल होता है, लेकिन यहाँ पे विभवांतर VL धारा I से कला में 90 आगे होता है। यहाँ पे विभवांतर करंट से 90 आगे, यहाँ पे विभवांतर करंट से 90 पीछे। तो इस प्रकार से हमारा फेजर डायग्राम बनेगा, जिसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये हो गया, ये 36 अक्स हो गई, सपोज ये दिखा रहा है करंट I, क्योंकि दोनों में करंट एक है तो उसको हमने रेफरेंस एक्सिस में दिखा दिया, करंट I है। अब जो है VL क्या होता है, प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर धारा से कला में 90 आगे, तो ये आगे हो गया 90 और ये दिखा रहा हमारा VL। संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VC, उसमें बहने वाली धारा I से कला में 90 पीछे, तो कला में 90 पीछे, ये हो गया, ये दिखा रहा हमारा VC। इस प्रकार से अब आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच कितने का कोण हो गया, 180 का। ये टोटल एंगल कितना हो गया, 180। VL और VC के बीच कितना हो गया, 180। वेक्टर की जगह तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, डिफरेंस इसका लेंगे। जो परिणामी जो है विभवांतर होगा वो क्या होगा, डिफरेंस होगा VL और VC का फेजर डायग्राम में। तो हम देख रहे हैं कि VC और VL क्या है, ये आप इतनी थ्योरी लिख देंगे, आप थ्योरी हम लिखेंगे, चूंकि जो है VC व VL के बीच
180 डिग्री का कलांतर है, फेज डिफरेंस क्या है 180 का, ये दिख रहा है। 90 वो धारा से आगे है और 90 धारा से पीछे है, तो टोटल उन दोनों के बीच क्या हो गया 180 का कलांतर हो गया। तो दे आर अपोजिट इन फेज, और 180 का कलांतर होने का मतलब दोनों जो है एक दूसरे से कला में क्या है विपरीत हैं, अर्थात VC व VL कला में विपरीत है, एक दूसरे से विपरीत है, या हम बोलते हैं दोनों विपरीत कला में हैं, ऐसे भी इसको कहा जाता है, विपरीत, एक दूसरे से विपरीत है, दोनों कला में विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे से कला में विपरीत हैं, इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है, लिख सकते हैं। जो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा LC सर्किट का रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस E से हम दिखा रहे हैं सपोज, तो E बराबर क्या होगा, हंस इसलिए परिणामी, इसलिए जो है LC परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल, परिणामी EMF विद्युत वाहक बल E इक्वल टू क्या होगा VL डिफरेंस VC, ये चिन्ह है डिफरेंस का, मैंने ये नहीं लिखा माइनस, VL माइनस VC नहीं किया, डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है VL या VC में से जो बड़ा होगा वो माइनस कर देगा, उसमें से दूसरा वाली राशि घटा देनी है, तो डिफरेंस का चिन्ह है हमारे पास। E इक्वल टू VL डिफरेंस VC, ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन तीसरा E। अच्छा, द इम्पिडेंस सर्किट का जो है इम्पिडेंस की बात करें, Z जिसको प्रतिबाधा कहते हैं सर्किट के लिए, Z बराबर हो जाएगा XL डिफरेंस XC, Z बराबर क्या हो जाएगा फिर से XL डिफरेंस XC, दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से वो घट जाएगा। यदि प्रेरणिक प्रतिघात बड़ा है धारितीय प्रतिघात से तो माइनस कर देंगे प्रेरणिक वाले में से, यदि दूसरा है तो दूसरे में से पहला माइनस कर देंगे, तो ये भी डिफरेंस हो गया। इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 ये हमारे इस प्रकार से इक्वेशन है, क्योंकि कला में 180 का अंतर आ रहा है इसलिए बड़ा है। किसी सर्किट में अगर हमने कहा सर्किट में माना हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या है, माना VL बड़ा है VC से, माना सपोज हमने कहा ये वोल्टेज बड़ा है VC से, तब परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी रिजल्टेंट यहाँ को आ जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा ना, VL बड़ा है तो परिणामी ऊपर को आ जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी VL माइनस VC, ये बराबर क्या E, जो हम E की बात कर रहे हैं, तब परिणामी अगर ऐसे है तो तब परिणामी ये होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी ऊपर की ओर, तब भी जो है कला में वो क्या होगा 90 ऊपर। अगर ये वाला बड़ा है तो परिणामी विभवांतर धारा से कला में 90 आगे, अगर ये वाला बड़ा है तो परिणामी विभवांतर धारा से कला में पीछे, तब यहाँ होगा VC माइनस VL, नीचे की ओर हो जाएगा 90 पीछे हो जाएगा। ये हमारे पास फेजर या फेज डायग्राम इस प्रकार से बनेगा LC सर्किट का, ये हमको ध्यान रखना है। अगर ये बड़ा है तो ऐसे, ये बड़ा है तो नीचे की ओर परिणामी आ जाएगा E। Z की वैल्यू इस प्रकार होगी XL डिफरेंस XC। यदि एक तीसरी कंडीशन होती है, क्योंकि डिफरेंस होती है, अगर ये बड़ा है तो क्या होगा, ये बड़ा है तो क्या होगा, और तीसरी कंडीशन हमारे पास बनती है यदि XL बराबर XC, देखो यदि XL बराबर XC अर्थात प्रेरणिक प्रतिघात बराबर धारितीय प्रतिघात, दोनों प्रकार का जो प्रतिरोध है प्रभावी प्रतिरोध वो बराबर हो जाता है, एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, देन तब, इसलिए तब Z बराबर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं डिफरेंस है ना, दोनों ही बराबर हो गए क्योंकि प्रतिरोध भी कला में 90 होंगे यहाँ पे, देख रहे हैं, इसलिए वो डिफरेंस आया XL माइनस XC, Z इक्वल टू Z इक्वल टू 0। अगर XL बराबर XC हो गया, उस केस में जो है सर्किट का कुल इम्पिडेंस या कुल प्रतिबाधा क्या हो गया, 0 हो गया, कुल प्रतिबाधा 0 हो गया, तब देखिए हमारे पास कैसे आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब सर्किट में जो धारा के मार्ग में जितना भी प्रकार का प्रतिरोध था या जो भी प्रभावी प्रतिरोध था वो क्या हो गया, 0 हो गया, वो 0 हो गया तो धारा क्या होगी, मैक्सिमम। उस केस में अधिकतम करंट सर्किट से फ्लो होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट क्या होगा, इन्फिनिटी मैक्सिमम इसको कह सकते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं विद्युत दोलन की अवस्था, इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। का मान अधिकतम या कहीं पर अनंत
ये है वैद्युत अनुनाद की स्थिति, वैद्युत अनुनाद की स्थिति। इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस की कंडीशन आ जाती है, ये सवाल आता है वैद्युत अनुनाद की स्थिति बताइए। तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति में हमारे पास कंडीशन हो गई XL बराबर XC, सीधा लिख देना। LC सर्किट में वैद्युत अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC हो गया। XL की वैल्यू रखिए ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C, इस प्रकार से हो गया। ओमेगा की वैल्यू रखिए 2πfL बराबर 1/2πfC। ये दिख रहा है बोर्ड पे इतना, इससे नीचे पाई से, अच्छा पाई तो हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। एफ स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा, पाई यहाँ गुणा हो जाएगा, एफ यहाँ आएगा। देखो ये एफ को, एफ यहाँ ले आओ तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर, ये यहाँ आ गया 4 स्क्वायर हो गया, और एल सी, एल यहाँ आ गया। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर एल सी, ये मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लें आप लोग। एलसी सर्किट में हमने देखा एक अलग ही टाइप निकला है, इसलिए एफ इज इक्वल टू जो आवृत्ति है अंडर रूट ले लेंगे पूरे का, तो 1/4 का 2π अंडर रूट एल सी। वैद्युत अनुनाद की स्थिति में सर्किट में क्या होगा, धारा का आयाम बहुत अधिक हो जाता है या अधिकतम हो जाता है, धारा का आयाम बहुत अधिक धारा बहने लगती है, इसको अनुनाद की स्थिति बोलते हैं। इस कंडीशन में सर्किट में जो है एसी की जो है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है 1/2π अंडर रूट एल सी, 1/2π अंडर रूट एल सी, इसको बोलते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति। दे देगा परीक्षा में 1 नंबर का सवाल कि एल और सी की वैल्यू इतनी है, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति बताइए, तो ये अनुनादी आवृत्ति, उस कंडीशन में धारा मैक्सिमम होगी। ये हमारे पास आज हमने 3 अन्य प्रकार का, ये पांचवा, ये छठवां था, सॉरी ये छठवां टाइप था भाई, 4 5 6 3 आज कर दिए हमने, 3 पिछले लेक्चर में किए थे। तो ये इस प्रकार से एलसी सर्किट की यहाँ पे हमने इसकी स्टडी पूरी कर ली है। 3 प्रकार के सर्किट पढ़े आज, LR, CR और LC परिपथ, इस प्रकार से वो काम करेगा। कल हम पढ़ेंगे जब LCR तीनों लगे हों परिपथ में और तीनों क्या हों, श्रेणी क्रम में लगे हों, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब शेयर करें। चैनल का नाम है फिजिक्स पाल। थैंक यू वेरी मच।